हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स, नाम से पता लग रहा है, सम इट मीन्स समान और सूत्री इट मीन्स गुणसूत्र। यानी जब पैतृक या जनक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक या पैतृक कोशिका के समान होती है, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की। इसकी खोज सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर की थी। और नाम से पता लग रहा है, सम मीन्स होता है समान, सूत्री मीन्स होता है गुणसूत्र। जब पैतृक कोशिका से जनक कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो उसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और समसूत्री विभाजन के अंदर जो गुणसूत्र हैं उनके क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड, एक गुणसूत्र के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं इस तरह से। तो ये दोनों क्रोमेटिड अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं, अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं और नई कोशिका बनाते हैं। दो पुत्री यानी नई कोशिकाएं बनाते हैं। जो दोनों कोशिकाएं नई बनी हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या और उनका आकार अपनी पैतृक कोशिका या जनक कोशिका के समान होता है, इसीलिए इस विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्थात ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या और उसका आकार दोनों अपने जनक कोशिका या पैतृक कोशिका के समान होता है, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। जो कायिक कोशिकाएं, एक तो जनन कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम शुक्राणु अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु अंडाणु यानी युग्मक कहते हैं, और एक होती हैं हमारे शरीर की जिन्हें हम कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तो जो कायिक कोशिकाएं हैं उन कायिक कोशिकाओं का निर्माण हमेशा, या कायिक कोशिकाओं के निर्माण में हमेशा कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और युग्मकों के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। तो अभी हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की। तो कायिक कोशिकाओं का निर्माण भी किससे होता है? समसूत्री विभाजन से ही होता है। अब हम बात करेंगे कायिक कोशिका की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 4 प्रावस्थाएं हैं डियर स्टूडेंट्स समसूत्री विभाजन की, जिसको हम एक डायग्रामेटिकल ड्राइंग के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ये बनाया है मैंने प्रोफेज। जो पहली प्रावस्था है वो है प्रोफेज। सेम दूसरी प्रावस्था, इनके अंदर अंतर देखेंगे, क्या अंतर होता है? इसको बोलते हैं मेटाफेज। तीसरी प्रावस्था है, इसको बोलते हैं एनाफेज। और लास्ट जो प्रावस्था होती है उसे हम बोलते हैं टीलोफेज। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोफेज की। सबसे लंबी प्रावस्था है ये प्रोफेज। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई देगी, लेकिन इसका लुप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएगी और गुणसूत्र अभी आपको केंद्रक झिल्ली के अंदर ही दिख रहे हैं। और ये है केंद्रिका, ये सभी आपको दिखेंगे। यानी जो प्रोफेज प्रावस्था होती है समसूत्री विभाजन की, उसके अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका आपको एक निश्चित स्थान पे दिखेंगे और ये संगठित, असंगठित और छोटे व मोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेटाफेज अवस्था आती है तो इसमें मेटाफेजिक प्लेट पर, जिसे हम मध्य पट्टिका कहते हैं, ये है मध्य पट्टिका, इसे हम मेटाफेजिक
प्लेट कहते हैं। यानी जो गुणसूत्र हैं वो कहाँ आ गए, मध्य पट्टिका पर। और इसमें तर्कु तंतु, तारक केंद्र, आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताया था, तो यहाँ पर ये तारक केंद्र है। ये एक तारक केंद्र के अंदर, एक तारक काय के अंदर 2 तारक केंद्र होते हैं, तो ये तारक केंद्र हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं तर्कु तंतु। तारक केंद्रों से ही तर्कु तंतु का निर्माण होता है और गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें गुणसूत्र हैं छोटे और मोटे हो जाते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन हम किस में करते हैं, मेटाफेज अवस्था में करते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रावस्था की बात करें तो इसमें गुणसूत्र टूट जाते हैं। इट मीन्स अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, अर्ध गुणसूत्रों का। तो ये अर्ध गुणसूत्र बन गए इस तरह से। ये गुणसूत्र टूट करके क्या बन गए, अर्ध गुणसूत्र। और खास बात है ये गुणसूत्र, ये ध्रुव हैं, ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। कोई आपसे पूछे एनाफेज अवस्था में क्या होता है, तो गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। और लास्ट अवस्था होती है टीलोफेज, जो प्रोफेज के जैसी होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका एवं गुणसूत्र तीनों ये ध्रुवों पर इकट्ठे हो जाएंगे दोनों साइड, और इसके अंदर गुणसूत्र इस तरह से दोबारा से केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका और गुणसूत्र एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तथा इनका पुनर्निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम समसूत्री विभाजन के अंदर इन चारों प्रावस्थाओं को पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका और गुणसूत्र एक जगह दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन केंद्रक झिल्ली नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, असंगठित हो जाते हैं गुणसूत्र, छोटे मोटे हो जाते हैं। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं, छोटे मोटे हो जाते हैं गुणसूत्र, और इनकी संरचना का अध्ययन हम इसी में करते हैं, मध्य पट्टिका का निर्माण हो जाता है। एनाफेज में हम गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कर सकते हैं, कैसी आकृति इनकी दिखती है। अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है और ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट प्रावस्था के अंदर आपको बताया ये जो टीलोफेज है ये प्रोफेज के जैसी होती है। प्रोफेज के अंदर जिस तरह से केंद्रक झिल्ली आपको दिखती है तो इसमें भी दिखेगी, यानी केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका और गुणसूत्र एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ध्रुवों पर और केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ाया। और एक विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन का नाम से पता लग रहा है, जिस तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, अर्ध मीन्स होता है आधा और सूत्री मीन्स होता है गुणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन जिसमें पैतृक कोशिका या जनक कोशिका से अगर कोई पुत्री कोशिका बनती है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने पैतृक कोशिका की आधी रह जाती है। कैसी रह जाती है? आधी। अगर पैतृक कोशिका या जनक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण हो रहा है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक या पैतृक कोशिका की कैसी हो जाएगी? आधी। इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और युग्मक निर्माण जब भी होता है तो युग्मक निर्माण की क्रिया में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बड़ी क्लासों में जब आप जाएंगे तो इस पूरे विभाजनों को, जितने भी विभाजन है 3 प्रकार के, असूत्री विभाजन भी होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आपकी बुक्स में बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो अर्धसूत्री विभाजन को भी अलग अलग बांटा गया है। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की 5 प्रावस्थाएं होती हैं: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की होती हैं: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की कितनी प्रावस्थाएं? 4: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट।
अणुसूत्री विभाजन सेकंड की कितनी प्रावस्थाएं? 4, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अणुसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट होती है इसकी 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। जब आप 11th 12th में जाएंगे या हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो आपको इन प्रावस्थाओं को भी पढ़ाया जाएगा। तो जो पहली प्रावस्था होती है वो होती है लेप्टोटीन। कौन सी होती है? लेप्टोटीन। दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैकाइटीन और चौथी होती है डिप्लोटीन और पांचवी होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। तो कितनी प्रावस्थाएं हो गई? प्रोफेज फर्स्ट की, अणुसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की कितनी उपप्रावस्थाएं हुई? 5, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसको एक फॉर्मूला है लेजा पैडिडा, इससे याद कर सकते हैं। लेजा पैडिडा अगर आपको याद रहे तो आप इन 5 प्रावस्थाओं को याद कर सकते हैं। ले का मतलब लेप्टोटीन, जा का मतलब जाइगोटीन, पै का मतलब पैकाइटीन, डे का मतलब डिप्लोटीन और डा का मतलब डाइकाइनेसिस। और इनका एक क्रम भी है, जो क्रम भी यही है। वो आपसे पूछ सकता है जाइगोटीन से पहले कौन सी आती है? लेप्टोटीन। जाइगोटीन के बाद में कौन सी आती है? पैकाइटीन। डिप्लोटीन से पहले कौन सी आती है? पैकाइटीन। डिप्लोटीन के बाद में कौन सी आती है? डाइकाइनेसिस। तो ये लेजा पैडिडा से हम अणुसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं उनको अध्ययन करेंगे। तो अभी हम एक PDF फाइल आपको सेंड की गई है। PDF फाइल के द्वारा भी आपको बताया गया है कि किस तरह से अणुसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में हम अंतर कर सकते हैं। गुणसूत्रों की संख्या आदि, गुणसूत्रों की संख्या समान, आकार में चेंज नहीं, कायिक कोशिकाओं में होता है, युग्म निर्माण के समय होता है, ये सारे अंतर और इनकी विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में भी आपको PDF फाइल सेंड की है मैंने। उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और इन प्रावस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इट्स ऑल फॉर टुडे।